नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और इस हमले की वजह से पूरे विश्व के जो छात्र हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं, वो बहुत ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। भारत के लगभग 20,000 छात्र यूक्रेन हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर इन छात्रों की जो दुर्दशा हो रही है, आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वहाँ से वीडियोस आ रहे हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन हमारी सरकार किस तरीके से अभी भी विज्ञापन में लगी हुई है, चुनावों में लगी हुई है और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, भारत जो सरकार है, छात्रों के लिए बहुत चिंतित है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डे वन से इसको इंश्योर करने की कोशिश की कि एक भी आदमी हमारा जो है वहाँ न फंसे, कोशिश ये की जाए। आप जितने तकलीफ में थे, जितना दुख देख रहे थे, आप लोग शायद नहीं सो पा रहे थे या ठीक से नहीं खा पी पा रहे थे। सरकार में बैठे हुए लोग भी तो बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कलीग्स, हमारे ऑफिशियल्स, वो भी दिन रात जाग करके आपकी चिंता कर रहे थे, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। I bring to you the blessings and best wishes of the Honorable Prime Minister. मोदी जी स्वयं पूरे घटनाक्रम की नजर भी रखे हुए हैं, हर चीज की उनको सूचना दी जाती है और वो हमारे सुझाव भी देते हैं, आगे की गाइडेंस भी देते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह जो अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें यूक्रेन से हमारे देश के सारे बच्चों को, नागरिकों को लाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अभी इस ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत यूक्रेन से हमारे सारे बच्चों को इस यहाँ पर वापस लाया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक बच्चे के लिए वहाँ पर चिंता कर रहे हैं। रात और दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी निगरानी में हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित भारत लाने के लिए दिन और रात भारत की सरकार काम कर रही है। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी इज इन टच विद द यूक्रेनियन राष्ट्रपति जी। द कॉन्वर्सेशंस आर ऑन। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम एक बात सोचें कि हर साल हमारे देश से लाखों छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये छात्र भारत में ही क्यों नहीं पढ़ते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, कि जो देश के हर नागरिक को सोचना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या हमारे देश में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के कॉलेजेस, इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं है? अगर हम विश्व स्तर पर कॉलेजों का स्टैंडर्ड यानी एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखें तो 400 विश्व के 400 टॉप कॉलेजेस में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भारत का जो स्थान है 289 वहाँ है। इंडिया रैंक्स 279th अमंग द टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इट्स रियली वेरी सैड दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। अब देखना ये है कि चलिए एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, ये भी एक अलग बात रही, लेकिन क्या हमारे देश में इतने भी कॉलेज नहीं हैं कि हम अपने देश के छात्रों को एकोमोडेट कर सकें, कि उन्हें दाखिला दे सकें, उन्हें पढ़ाई करवा सकें? दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 3-3 हजार करोड़ की मूर्तियां बन रही हैं, 25-25 हजार करोड़ के मंदिर बन रहे हैं, फिर 2500 करोड़ के मूर्तियां बन रही हैं, और कभी केदारनाथ कॉरिडोर, कभी बद्रीनाथ कॉरिडोर, कभी अमरनाथ। ये चीज़ भी बहुत अपनी जगह पर एक मायने रखती हैं, लेकिन क्या हमारे देश के छात्रों को, हमारे देश जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, क्या इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है अपने ही देश में? दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त में लगभग 6.5 लाख डॉक्टर्स की कमी है, 22 लाख नर्सेस की कमी है और इसके अलावा लाखों पैरामेडिकल लोगों की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो, या हमारे देश की जो सरकार है, वो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? दोस्तों, आप कहेंगे कि ये छात्र विदेशों में क्यों पढ़ने जाते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि यहाँ पर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की तो कमी है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप फीस का स्ट्रक्चर देखें, आप फीस स्ट्रक्चर देखें, तो एक प्राइवेट कॉलेज में एक छात्र को पढ़ने के लिए तकरीबन 5 से 6 साल बिताने के लिए उसको लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और यही काम
यूक्रेन में या विदेशों में 25 से 30 लाख के बीच में हो जाता है। चलिए, ये तो बात रही उनकी कि जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या 75 सालों में हम लोग इतना भी नहीं कर पाए कि हम अपने छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कूल बना सकें, कॉलेज पढ़ा सकें, कॉलेज बना सकें, उनको शिक्षा दे सकें? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, वो ये कि एक संसदीय क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, सड़क, बिल्डिंग, डिस्पेंसरी ये सब बनाने के लिए कितना समय लगेगा, जबकि आपके पास में 4 तरीके से 4 टायर फंड आपके पास में आता है। एमपी का फंड होता है, एमएलए का फंड होता है, ग्राम सभा का, पंचायत का, काउंसलर का, ये सब फंड होते हैं। तो आपको कितना समय लगेगा? आप खुद सोचिए। आप कहेंगे हद से 5 साल लगेंगे जी, 10 साल लगेंगे, बिल्डिंग बनानी है, सड़क बनाना है, पानी देना है, बिजली देनी है। लेकिन आज भी अब क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे लाखों बच्चे हर साल विदेश जाते हैं, लाखों बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस इतने आ गए हैं और उनकी मोटी मोटी फीस वो बच्चे नहीं दे पाते या उनके परिवार नहीं दे पाते। तो ये सब, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश के लोगों को, ये लोग हमारे देश के जो सरकार है या नेता लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, अभी आप इलेक्शन भी चल रहा है, आप देखिए किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मदारी की तरह तमाशा दिखा रहे हैं, और किस तरीके से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये करेंगे। अरे भाई, तुम अगर अपना काम ही करोगे और उस काम का भी तुम क्या अलग से क्रेडिट लोगे, तो ये कौन सी राजनीति हुई, ये कौन सी देशभक्ति हुई? सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, छात्रों को फैसिलिटी देना, इंटरनेट देना, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना, ये तो आपका काम है। आप तो उसके लिए भी एक मदारी की तरह तमाशा लगा रहे हो, और फिर इलेक्शन जीतने के बाद में आप अपने वादों से पलट जाते हो कि आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तो लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए कहा था, लेकिन मेरा मतलब ये था कि मैंने जो है ना सिर्फ गोरी लड़कियों को कहा था, काली लड़कियों को नहीं कहा था। मैंने तो ये कहा था कि मैं पश्चिम में रहने वाली लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दूंगा, उत्तर में रहने वाली लड़कियों को नहीं दूंगा। मैंने तो कहा था जो लड़की 5 फुट से ज्यादा की होगी मैं तो उसको मुफ्त शिक्षा दूंगा। या मैंने कहा था कि मैं तो सिर्फ सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा दूंगा, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं दूंगा। किस तरीके से फिर इनके सुर बदल जाते हैं, इनका पूरा का पूरा दिमाग बदल जाता है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस देश की तबाही को लाने के लिए हमारे देश के पॉलिटिकल नेता, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किस तरीके से इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से हमारे देश में लॉकडाउन में किस तरीके से अभी तक जो बेरोजगारी का जो हाल है, लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और कम से कम 60 लाख से ज़्यादा छोटे मोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन किस तरीके से विज्ञापनों के जरिए सच्चाई को छुपा छुपा कर, और हमारे देश के जो मीडिया है, इस देश की सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त में यही लोग हैं कि हमारे देश का राष्ट्रवादी मीडिया और देशभक्त लोग, इन लोगों ने इस देश को बर्बाद किया हुआ है, और ये पूरा बर्बाद कर देना चाहते हैं कि इस देश में कोई पढ़ा लिखा ना रहे, कोई सवाल पूछने वाला ना रहे। चंद पूंजीपतियों को लोग ये पूरे देश को बेच रहे हैं। किस तरीके से इस देश का हाल होता जा रहा है। अब इस वक्त में अगर भगवान भी आए तो शायद ही इस देश को नहीं बचा सकता। किस तरीके से आप सोचिए दोस्तों कि जो सरकारें, जो नेता लोग आपको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आपको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इन लोगों को चुनते क्यों हैं? आपने क्या इन लोगों को, सरकार के नाम पर इन दलालों को चुना है जो इस देश की दलाली करेंगे, इस देश की दलाली करके इस देश की संपत्तियों को बेच बेच कर पूंजीपतियों को और अपनी दलाली कमाएंगे, और फिर आपको राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे, आपको देशभक्ति बताएंगे और कहेंगे कि ये देश हित में है। ऐसा कौन सा देश हित होता है, ऐसी कौन सी राष्ट्रभक्ति होती है? ये आज तक इस देश के कुछ ऐसे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया है जो सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश को अगर बचाना है, इस देश के अगर लोगों को आप देखना है कि किस तरीके से ये शिक्षा के नाम पर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। आप स्कूल नहीं बना पाए, आप कॉलेजेस नहीं बना पाए, आपने बोल दिया प्राइवेट कॉलेजेस में चले आ जाओ, आपने फिर बोल दिया कि नहीं ये तो आरक्षण की वजह से हो रहा है। आप स्कूल वही हैं,
उतने ही कॉलेज हैं, उतने ही स्कूल हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, आपने स्कूल कॉलेजेस बनाए नहीं, और फिर आप दोष किस पर मढ़ रहे हैं? आप आपस में देश के लोगों को लड़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के लोग, हमारे ही देश के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। दोस्तों, इन सरकारों को और इन नेताओं से आप सवाल करिए, पूछिए, और अच्छे ढंग से चीज़ों को सोच समझकर आप अपना वोट दीजिए। आपका जो वोट है बहुत कीमती है। हालांकि हम जानते हैं कि मोदी सरकार या ऐसी बहुत सारे सरकारें हैं कि इन लोगों को आपके वोट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वोट तो खुद ही डाल लेते हैं। तो आपको ये सोचना है, लेकिन आप अपनी आवाज़ उठाइए इन लोगों के खिलाफ। ये देश के असली गद्दार हैं, ये असली देशद्रोही लोग हैं। जो आदमी आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं दे पा रहा है, आपको धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, आपको जाति के नाम पर लड़ा रहा है, ये असल में देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। ये देश के सबसे बड़े दलाल हैं। इन दलालों को, इन गद्दारों को आपको इस देश से, इस देश की सत्ता से बाहर निकालना ही होगा। आपको बाहर करना ही होगा इनको। धन्यवाद।